अच्छा, हमने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मारो। हेलो। Yes. ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है A2 की, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है आज, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग का आपको फॉर्मूला पता है? मारो, बेंजीन रिंग। Uh, yes, the alternative carbon-carbon double bonds. ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? I don't know. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या इसको अरीन्स भी बोलते हैं, अरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरीन्स, इनको आप कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स which contain benzene ring। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि स्ट्रक्चर इसका कैसे, किसने सबसे पहले बताया। ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो मैं आपके सामने, ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप रिंग भी बेटा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये C6H6 का ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अल्टरनेट जो डबल और सिंगल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन स्विच होती रहती हैं। इसीलिए तो हम बीच में रिंग भी डालते हैं, कभी कभार रिंग भी डाल देते हैं ना, आपने देखा होगा, सम टाइम रिंग डाला होता है उसने। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें रिंग होगा ना, बेंजीन रिंग, तो उसको आप कहेंगे कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या अरीन्स हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सबसे पहले कैसे जो है, किसने इसका स्ट्रक्चर बताया। इनिशियली शुरू में जो प्रोपोज स्ट्रक्चर था ना, प्रोपोज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज ओपन चेन unsaturated, ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये बड़ा स्ट्रक्चर था। शुरू में ये समझा जा रहा था कि जो अल्कीन का स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है और वो अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का क्या मतलब होगा जी? Carbon-carbon double bonds. यस, देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर था कि 1 2 3 4 5 6। अब आप जरा चेक करें, इसके हाइड्रोजन्स पूरे हो गए 6। Yes. तो ये स्ट्रक्चर था जी ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो अल्कीन्स की तरह होनी चाहिए ना, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कीन की तरह होनी चाहिए, है ना। इसका तो फिर यही मतलब हुआ अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम इसमें पढ़ रहे हैं। Yes. लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है रिजेक्ट हो गया। इस पर ऑब्जेक्शन लगे जी। इस पे क्या ऑब्जेक्शंस थे? ये स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गया जी, और इसके रिजेक्ट होने की रीजन ये थी कि
अगर ये स्ट्रक्चर मान लिया जाता ना, अगर ये स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब था कि बेंजीन इज जस्ट लाइक अल्कीन, बेंजीन अल्कीन की तरह है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, बेंजीन इज लाइक अल्कीन, लेकिन अल्कीन जो है इज वेरी रिएक्टिव while benzene is a stable molecule। तो देखें, अगर तो ये अल्कीन होता, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह का होता जिस तरह के अल्कीन में होता है, तो बेंजीन को भी एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए था, लेकिन बेंजीन रिएक्टिव नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि अल्कीन जो है ना, वो डीक्लोराइज करता है रेडिश ब्राउन ब्रोमीन को वेरी क्विकली। अल्कीन और अल्काइन, ये अल्काइन इसको आप कहते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। तो अल्कीन्स जो हैं, अल्कीन डीक्लोराइजेस दी रेडिश ब्राउन ब्रोमीन, लेकिन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से कर रहा है। while benzene decolorizes the bromine slowly। तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन था जी। तीसरा ऑब्जेक्शन भी इसी तरह का था कि अल्कीन्स जो हैं, आपको याद है एएस में आपने पढ़ा था कि अल्कीन्स कैन रिएक्ट विद एसिडिफाइड KMnO4, उनको डीकलोराइज कर जाएगा। अल्कीन की ऑक्सीडेशन आपने एएस में पढ़ी थी, लेकिन बेंजीन को जो डाइल्यूट KMnO4 है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है ना रिजेक्ट हो गया था। ये स्ट्रक्चर नहीं था बेंजीन का। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो बेंजीन को रिएक्टिव होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता तो बेंजीन जो है उसको ब्रोमीन को डीक्लोराइज वेरी क्विकली करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर रहा। इसलिए इन ऑब्जेक्शन की वजह से ओपन चेन स्ट्रक्चर वर रिजेक्टेड। अब बेटा फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था केक्यूल। केक्यूल ने ये दो स्ट्रक्चर बेटा बताए जो मैंने ऊपर ड्रॉ किए हैं। इसको कहते हैं केक्यूल्स स्ट्रक्चर। अच्छा, केक्यूल स्ट्रक्चर जो है इस तरह देखें, या आप इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड को स्विच कर दें, ऐसे। ये है। अच्छा, असल में इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर रहे हैं, भी आपको इसकी रीजन बताऊंगा और उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कैसे क्यों हो रहा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। मुझे आप ये बताएं, आपके ख्याल में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या इनकी बॉन्ड लेंथ एक जितनी होगी या बॉन्ड लेंथ में फर्क होगा जी? ये मुझे बता दें। हाँ जी मारो, ये जो बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये इनकी जो लेंथ है सिंगल और डबल बॉन्ड की, ये सेम होती है या डिफरेंट होती है? किसकी स्मॉलर होगी, किसकी लॉन्गर होगी बॉन्ड लेंथ? It's different, but I don't remember which is long and which is नहीं, shorter. आपको थोड़ा सा आइडिया बेटा ये होना चाहिए कि देखें, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि इस कार्बन के न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड पर। अगर आपके पास यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बिटवीन द टू कार्बन एटम्स नाउ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं
ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अब ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ पर। तो कहां पर लेंथ शॉर्टर होगी, कहां पर लेंथ लॉन्गर होगी? It should be shorter for the double bond and longer for the single bond. जी, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 0.134 नैनोमीटर, ये आपको याद नहीं करना, और सिंगल बॉन्ड में आ रही है 0.154 नैनोमीटर। ये है बेटा इनकी बॉन्ड लेंथ। आपके ख्याल में बेंजीन में भी ऐसी होना चाहिए ना, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां 0.154, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां 0.134, ऐसे ही होना चाहिए बॉन्ड लेंथ बेंजीन के अंदर भी। Yes. लेकिन जब बेंजीन का एक्सरे एनालिसिस किया गया, एक्सरे एनालिसिस ने बेटा आपको बॉन्ड लेंथ बता दी है, तो एक्सरे एनालिसिस ने ये पता चला कि कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 0.139। ये देखिए, ये इन दोनों के दरमियान में आ रही है या नहीं आ रही? Yes. इसका क्या मतलब है? अब ये इसके दरमियान में क्यों आ रही है? और ये या तो 0.154 होनी चाहिए थी सिंगल के लिए, 0.134 होनी चाहिए थी डबल के लिए, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो है ये तो आपको 0.139 आ रही है। तो इसकी रीजन ये है कि ये जो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, दीज डबल बॉन्ड्स आर नॉट फिक्स। अगर तो मैं ये कहता ना कि ये डबल बॉन्ड फिक्स हैं और ये मूव नहीं कर सकते, तो फिर तो ये बात ठीक थी कि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है 0.134 और यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.154 होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि दीज पाई बॉन्ड्स या ये डबल बॉन्ड्स जो हैं आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है और ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और देखें ये इस तरह मूव कर रहे हैं ऐसे। तो इस मूवमेंट की वजह से देखिए, इस मूवमेंट की वजह से फर्क क्या हो रहा है, ये जो अभी पहले सिंगल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। फिर अगले ही लम्हे ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में चला गया, फिर सिंगल डबल में चला गया। तो इसलिए जो बेंजीन के अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो ना अल्केन वाली होगी ना अल्कीन वाली होगी, बल्कि वो इसके दरमियान में है 0.139 नैनोमीटर। रीजन, अच्छा ये इस चीज का प्रूफ है, ये जो बॉन्ड लेंथ आपने बताई है ना, ये अब इस चीज का प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इनसाइड द रिंग। ये बात समझ आ गई है जी? Yes. अब हम इसको अब लिख लें, इसको अब लिखते हैं। अच्छा, यही रीजन है कि बेंजीन इज अ वेरी स्टेबल। देखें अल्कीन्स के अंदर क्या होता था, आपको याद होगा एएस के अंदर भी, ए लेवल में जब आप अल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करवाती थी, तो हम जब मैकेनिज्म करते थे ना तो हम कहते थे जी यहां से इलेक्ट्रॉन जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किसी भी पॉजिटिव चीज पर, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते थे, मूव नहीं कर रहे होते थे। यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाई बेंजीन इज अ वेरी स्टेबल, तो आप बताएंगे बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, और रीजन इसकी यही है, ड्यू टू दी delocalization, due to the delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स, के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। डीलोकलाइजेशन मीन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसकी हम ऑर्बिटल डायग्राम पर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। मुझे ये बताएं, आपको हाइब्रिडाइजेशन याद है या नहीं याद? हाइब्रिडाइजेशन। A bit of it. जी बेटा। I remember some of it. ओके, मुझे ये बता सकती हैं कि इन बेंजीन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? sp3 है, sp2 है या sp है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। Uh, actually, SP2, I don't remember. sp2 है? कैसे बताया आपने? sp2 तो है, लेकिन पता कैसे चला आपको? Um, I don't know. ओके, अब जरा देखें, मैं आपको ये चीज बताता हूं।
कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, पहले ये भी समझ लेना कि होती क्यों है, और फिर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। मुझे ये बताएं, कार्बन जो है इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, यही होगा ना? Yes. दिस इज द ग्राउंड स्टेट। कार्बन के पास वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. तो इसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए फिर इस लिहाज से? तो 2. लेकिन कार्बन बॉन्ड बनाता कितने हैं? 4. तो होता क्या है कि जब भी कार्बन रिएक्शन करने लगता है और आप उसको हीट एनर्जी देते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इनटू दी 2pz। और अब देखें, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, सेकंड शेल में हो गए हैं या नहीं? Yes. लेकिन अभी भी मसला है। आप जरा ये देखेंगे, जो CH4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना? Yes. क्या ये चारों के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे बॉन्ड्स हैं या नहीं है? They are. यस, दीज आर आइडेंटिकल बॉन्ड्स ना, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, और एक जैसे बॉन्ड है। अच्छा, ये जो इनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है ना, मेरा मतलब ये है पूछने का, इनकी स्ट्रेंथ एक जितनी है या नहीं? Yes. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी सेम होनी चाहिए, फिर तभी वो एक जैसी स्ट्रेंथ के बॉन्ड बना रहे हैं या एक जैसे बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब जरा आप देखें, क्या आपके पास जो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, क्या उन चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? They're the same. सेम है। अच्छा, 2s और 2p, क्या 2s का इलेक्ट्रॉन और जो 2p का इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी सेम होगी? No. नो, 2s इज लेसर एनर्जेटिक, 2p इज मोर एनर्जेटिक। तो इसलिए क्या ऐसे ऑर्बिटल्स या क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी अपनी एनर्जी सेम नहीं है, वो एक जैसे बॉन्ड बना सकते हैं? उनकी एनर्जी सेम नहीं है। No. नहीं। इसलिए यहां पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन, कि अब किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम, वो अपने ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसको इक्वल करता है, उसको सेम एनर्जी पर लेकर आता है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, जिन्होंने बॉन्ड बनाने हैं, ये मिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहती हैं कि हमारी एनर्जी सेम हो जाए, बॉन्ड बनाने से पहले ये सारा काम करेंगे। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट एनर्जी गिव राइज टू एंड शेप, डिफरेंट एनर्जी एंड शेप भी आप लिख लेंगे, डिफरेंट एनर्जी एंड शेप गिव राइज टू those orbitals having same energy and same shape। अब बेटा होता ये है कि ये ऑर्बिटल्स जो है मिक्स होंगे। मिक्स होने की मैं आपको थोड़ा सा उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? देखें, ये s है और 3p के ऑर्बिटल्स हैं, उन्हें मिक्स होना है। ये है जी 2s, ये है जी आपके पास 2px, ये है जी आपके पास 2py, ये है जी आपके पास 2pz। अच्छा, ये जो बेटा आपको ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं 1 2 3 और 4, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py एंड 2pz,
ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, ठीक है, और मिक्स होने के बाद आपको यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाकर देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद है, आपने एएस में पढ़ा था? Yes. अच्छा, अब देखें इस केस में हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप नाम क्या देंगे? हर हाइब्रिड को sp3 का, क्योंकि ये जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ना, ये एक s और 3p से मिलकर बन रहा है, एक s और 3p, तो इसलिए इसका नाम होगा sp3। दूसरा भी sp3 है, तीसरा भी sp3 है, और चौथा भी sp3 है। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता चलता है जी कि कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे? उसका एक फॉर्मूला है बेटा, देखें। फॉर्मूला ये है कि आप सपोज ये देखना चाहते हैं कि CH4 में जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये है बेटा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब CH4 में नंबर ऑफ अटैच एटम, कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं? 4। लोन पेयर कार्बन के पास 0 है, तो आंसर आ रहा है 4। इस 4 का बेटा ये मतलब है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे वैलेंस शेल के। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यहां तो यही है बेटा, 2s 2px 2py 2pz। हमने देखना है बेंजीन के लिए, तो मैं इसलिए इसको रब करके बेंजीन के लिए बेटा हम वर्किंग करते हैं, क्योंकि हमने बेंजीन के लिए देखना है, ठीक है। तो हम इसको यहां पे बेंजीन के लिए अब देखते हैं। ये जी आपके पास बेंजीन, और आपने उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए बेटा ये बताना है कि कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस कार्बन की देखते हैं क्या है। इस कार्बन के साथ देखें अटैच एटम्स कितने हैं। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन है, और एक ये कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ अटैच एटम्स हैं 3। कार्बन के पास लोन पेयर कोई नहीं है, तो आंसर 3 आ रहा है। 3 का मतलब है कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इस दफा मिक्स होंगे वैलेंस शेल के। तो 3 कौन से होंगे बेटा? एक तो एस ने तो होना ही होना है, एस लाजमी होगा, और बाकी 2 आप बेटा पी के ले लें, आपकी मर्जी है, पी एक्स पी वाई ले लें या पी एक्स पी जी ले लें, लेकिन 2 पी के ऑर्बिटल लेने हैं। तो मैं इस दफा बेटा जो मिक्सिंग करूंगा वो 2s 2px और 2py की करूंगा। देखें, जब मैं इस दफा तीन तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहा हूं ना, 3, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एक s और 2 p मिक्स हो रहे हैं भाई, तभी आपके पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे ना, s1 है और p2 है। तो इसलिए अब जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो यू विल गेट 3 हाइब्रिड। अब आपको 3 हाइब्रिड मिलेंगे। ईच हाइब्रिड इज कॉल्ड sp2, क्योंकि हर हाइब्रिड जो है एक s और 2 p से मिलकर बन रहा है। ये देखें, अब यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं फिर C6 1s2, तो क्योंकि बेटा इनर इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड नहीं बनाता ना, तो 1s2 तो ऐसे ही होगा। जोन से ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी अब सेम हो गई है ना, तो उनको आप इकट्ठा लिखेंगे, ये गैप नहीं आएगा जो पहले ऊपर आपको गैप नजर आ रहा था। तो और इसका नाम अब 2x या 2s नहीं रहेगा, ये sp2 हो गया, sp2 बेटा। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं ना, इनके बारे में लिख लें, दीज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मेक सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है 2pz, और ये जो बेटा 2pz एक अनहाइब्रिडाइज जो कि मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था, ये पाई बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होगा। अभी आप आगे जाकर देखिएगा। लेकिन अभी जो मैं बेटा काम करने जा रहा हूं, मैंने असल में बेंजीन की ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, बेंजीन की ऑर्बिटल डायग्राम। तो आप ये देखें कि एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये मुझे बता दे मारो। एक कार्बन के पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं? Uh, what do you mean? मतलब ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, Yes. तो ईच कार्बन हैज 3 sp2 ऑर्बिटल्स
हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे या नहीं होंगे? Yes. तो यही वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। मैं अभी बेटा इसकी ना ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं अभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल यूज करना है। ये अनहाइब्रिडाइज है, ये है अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल। तो मैंने तो अभी यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो इसके लिए मैं ये यूज करूंगा। अब जरा देखिएगा कैसे। ऊपर मैं हेडिंग देता हूं, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये जी, और हाइड्रोजन। अभी डबल बॉन्ड इसके अंदर मैं शो नहीं कर रहा, ठीक है, वो हम अभी नहीं ड्रॉ। इसको देख करना बेटा आपने डायग्राम बनानी है। कैसे? ये देखिए, ये कार्बन 1 है, इसको मैं कार्बन 2 कह देता हूँ, कार्बन 3, 4, 5 और 6 एग्जाम में आपको देगा बेटा ड्रॉ करने के लिए, इसलिए गौर से देखना है इसको। दिस इज कार्बन नंबर 1। अच्छा, कार्बन नंबर 1 आप इसी बेस पर ना जरा यहां पर इन कार्बन को ड्रॉ कर दें। ये कार्बन 2 हो गया, और ये 6 हो गया, 3 उसी के नीचे आ रहा है, और 5 उसी के सामने, और 1 के सामने आएगा 4। अब आपको पता है कि ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेटा ये देख, कार्बन नंबर 1 का एक sp2 ये, स्मॉलर लूप हम नहीं बनाएंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, स्मॉलर लूप बनाने की जरूरत नहीं है। ये बेटा दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। बेटा हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे या नहीं थे, ये मुझे बताएं। थे ना? Yes. और हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दूसरा कार्बन जो है, कार्बन नंबर 2, इट हैज आल्सो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये एक, ये बेटा दूसरा इधर हो जाएगा, और ये तीसरा नीचे। ये सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है या नहीं बना बेटा? देखें ये सिग्मा बॉन्ड होगा या नहीं होगा? दिस वन हेड टू हेड Yes. ओवरलैपिंग। मतलब सिग्मा बॉन्ड की निशानी ये बताई थी मैंने कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वुड बी प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो ये देखें, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में प्रेजेंट है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, जो कि दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान है। अच्छा, कार्बन नंबर 3 के पास ही बेटा, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप डाल देंगे, हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन नंबर 3 के पास ही बेटा 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये एक, ये दो, और ये हो गया जी 3। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन नंबर 4 के पास भी 3 है। एक, ये दो, और ये हो गया जी ये 3। कार्बन नंबर 5 के पास भी इसी तरीके से 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन नंबर 5 के पास भी ऐसी है जी, देखिए। अब आ गया कार्बन नंबर 6, ये देखें जिसके पास भी ऐसे ही 3। और अब आप बेटा एक चीज नोट करें कि ये जो एक एक आपको अभी यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा, 1s1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो 1s1 है ना, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। ये ऑर्बिटल डायग्राम बेटा आपको देखें जरा, समझ आई है ये आपको ऑर्बिटल डायग्राम? हाँ जी। Yes. अच्छा, अभी देखिए हमने इस ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड शो किए हैं। अभी आपको जितने भी बॉन्ड नजर आ रहे हैं, दीज बॉन्ड्स, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा जी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपने शो करने, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेटा यहां शो करेंगे। अच्छा, ये देखें नहीं, दीज आर दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। मुझे आप बता सकती हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है, ये किन किन ऑर्बिटल्स के दरमियान होगा? जिस तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 ऑर्बिटल के दरमियान है। इसकी ऑपोजिट स्पिन बेटा मैं कर दूंगा, ये स्पिन ऑपोजिट होगी इसकी, ऐसे होगी। हाँ जी बेटा बताएं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये असल में कौन से दो ऑर्बिटल्स हैं? Uh,
sp2 and s. यस, sp2 and s एग्जैक्टली, क्योंकि हाइड्रोजन का जो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो 1s1 होता है ना, तो वो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और कार्बन का sp2 है, और इनके दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, s और sp2 के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा, अब देखें, हमने ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग मैंने आपको दिखाई है, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड बेटा शो कर रहा है। अभी हमने पाई बॉन्ड बनाना है। मुझे ये बताएं, ये मैंने सारा काम जो है ना बेटा, ये एक कार्बन के लिए किया था, ये जितना भी काम किया ये एक कार्बन के लिए है। क्या हर कार्बन के पास, बेंजीन में जो हर कार्बन होगा, क्या हर कार्बन के पास एक 2pz अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा इन बेंजीन? It will. यस, बिल्कुल होगा, जो कि मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ ना। तो मुझे ये बताएंगे, जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल है हर कार्बन के ऊपर, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये तो आपने देख लिए, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे वो आपने देख लिए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है हर कार्बन के ऊपर, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? Pi bond. पाई बॉन्ड बनाएगा। वो कैसे बनाना है वो आपने इस डायग्राम के अंदर नहीं शो करना, उसके लिए बेटा आप अलग से एक डायग्राम बना के एग्जाम में इसके अंदर नहीं आप शो करेंगे। अच्छा देखें, आप यहां पर रिंग को इस तरह फिर बनाते हैं हम, ये देखिए बेटा, ये कार्बन हैं, ठीक है, दीज आर द कार्बन एटम्स। अब मैं यहां पर, और ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अभी हम वो ड्रॉ नहीं कर रहे। मैं हर कार्बन के ऊपर ना एक 2pz बना रहा हूं बेटा। 2pz है ना हर कार्बन के पास, जो कि मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ था बेटा, तो ये वो 2pz है। Yes. और हर 2pz के पास बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। ये देखिए अब क्या होगा बेटा, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना लें? Yes. ये इसके साथ बॉन्ड बना ले और ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, ऐसे हो सकता है ना? Yes. इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी भी आपको बताता हूं। बेटा हर 2pz के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या बेटा ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये इस तरह बॉन्ड बना ले ऐसे, और ये ऐसे बॉन्ड बनाए, और ये ऐसे बॉन्ड बनाए? क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? Yes. बेटा आप देखते हैं कि बेंजीन के अंदर जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर बताए थे, उसने दो बताए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने बॉन्ड स्विच कर सकते हैं, स्विचिंग करते रहते हैं। बेटा हम क्या करते हैं कि इस ओवरलैपिंग को, कि ये जो ओवरलैपिंग है ना बेटा 1 2 3 4 5 और 6 के दरमियान, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ओवरलैपिंग 1 6 के दरमियान हो रही है, 2 3 के दरमियान और 4 5 के दरमियान, और यहाँ पर 1 2 में हो रही है, 3 4 में हो रही है, 5 6 में हो रही है। तो बेटा इन दोनों ओवरलैपिंग को आप एक ही डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं? देखें ऐसे शो करते हैं। अगर आप चाहती हैं ना कि मैं इन दोनों ओवरलैपिंग को एक ही डायग्राम में शो करूं, तो उसका तरीका यह है कि आप बेटा बेंजीन बनाने के बाद एक रिंग आप ऊपर बना दें ऐसे करके, एक रिंग आप नीचे, मतलब बेंजीन को ना सैंडविच कर दें। सैंडविच करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बेटा इसके ऊपर और नीचे इस तरह इलेक्ट्रॉन्स ने ना एक क्लाउड बनाया हुआ है, और बेंजीन उसके दरमियान में सैंडविच हुआ है। मतलब ये क्या है? ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। जो बेटा पी ऑर्बिटल का ओवरलैप है,
ये असल में एक रिंग प्रोड्यूस करती हैं। तो ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स प्रोड्यूसेस अ रिंग ऑफ delocalized electron above and below the plane of benzene's carbon atom। तो ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है ये असल में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिंग इस बेंजीन के ऊपर और नीचे बना रहे हैं। तो आपने एग्जाम में अगर आपसे ये कहा जाए ना कि आप वो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, तो बेटा आप उसमें ये करें, एक ये डायग्राम बनाएंगी और बेटा दूसरी आप ये रिंग वाली डायग्राम लाजमी बनाएंगी। बस ये 2 डायग्राम्स आपने बनानी है, ठीक है। Okay. अच्छा, अब बेटा बाकी चीजें तो आपको समझ आ रही होंगी कि इफ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज इन बेंजीन देन इट्स बॉन्ड एंगल वुड बी 120, है ना। जो कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, 120 होगा। अच्छा, अब बेटा हम इसकी थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि बेंजीन जो है ये किस टाइप के रिएक्शन देगा। आपने एक चीज नोट किया कि बेंजीन जो है इसको आप इलेक्ट्रोफाइल के ग्रुप में रखेंगे या न्यूक्लियोफाइल, आप इसको क्या कहते हैं, बेंजीन इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? जी Uh, electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, आपको मैंने ना न्यूक्लियोफाइल की 3 निशानियां बताई थी एएस के अंदर भी, कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच की क्या निशानी है, कैसे पता चलेगा, उसमें मैंने बताया था कि या तो न्यूक्लियोफाइल हैज नेगेटिव चार्ज, दूसरा लोन पेयर होगा। अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा सिमिलर एटम्स के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड, याद आया, सेम एटम्स के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आप एल्कीन को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ट्रीट करते थे या इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, एल्कीन्स? Uh, I don't remember nucleophile. Yes, alkene is a nucleophile. क्या रीजन है बेटा? रीजन इज the double or triple bond. If double or triple bond is present between the same atom, then that species or molecule will act as a nucleophile. अब ये देखें ना, आप इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को ही देख लें, क्या इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये शो नहीं कर रहे कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है? बेंजीन के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, बेंजीन रिंग के नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। क्या ये शो नहीं कर रहा कि बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल एंड बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल? शो कर रहा है ना ये। Yes. और वो निशानी याद कर लें बस आप कि सेम एटम्स हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अगर सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा तो दैट वुड बी आ न्यूक्लियोफाइल। तो ये इसलिए बेटा न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बेंजीन बेटा, बेंजीन जो है इज आ न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे ये बताएं बेटा, बेंजीन अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये कौन से रिएक्शन देगा? बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन ये कौन से देगा? Those similar to alkenes. नो 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 नो, मुझे आप बताएं, बेंजीन खुद तो न्यूक्लियोफाइल है, ये अट्रैक्ट किसको करेगा? क्या न्यूक्लियोफाइल को ही अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगा? Electrophiles. यस, इलेक्ट्रोफाइल्स को, क्योंकि इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो इसकी कोशिश ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉन पुअर है ना उसके साथ मैं रिएक्शन करूं। तो बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करेगा। अब एक और बात कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो देगा, कौन से देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या एडिशन रिएक्शन देगा आपके ख्याल में? मारो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि बेंजीन का कार्बन तो रिप्लेस नहीं होगा लेकिन कार्बन के साथ, अच्छा अब मैं रिंग डालूंगा बेटा बेंजीन के अंदर, रिंग। देखिए सब्स्टिट्यूशन का बेटा मतलब ये है कि बेंजीन के साथ, बेंजीन में कार्बन के साथ ये जो आपको हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं ना, हाइड्रोजन्स, ये इनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जगह आप कभी Cl लगाएंगे, कभी आप NO2 लगा देंगे, कभी आप कार्बन चेन लगा देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मेरी मुराद है कि बेंजीन के अंदर
आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत रेडिली होती है। सब्स्टिट्यूशन जो है, बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली, जबकि बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली। बेटा बहुत ये रिलक्टेंट है एडिशन रिएक्शन देने में। उसकी रीजन क्या हो सकती है, सोचें जरा। इसकी रीजन ये है बेटा कि जब आप एडिशन रिएक्शन देंगे तो क्या आपको ये पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या नहीं तोड़ना पड़ेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के अंदर है एडिशन रिएक्शन के लिए। Yes. लेकिन ये पाई बॉन्ड तो अंदर मूव कर रहा है, ये फिर ये तो स्टिल ही नहीं है, ये तो मूव कर रहा है बेटा। तो इस मूवमेंट की वजह से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, लेकिन टूट जाता है बेटा, एडिशन रिएक्शन दे देता है। तो एडिशन रिएक्शन जो है ये बेंजीन मुश्किल से देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन आसानी से देता है। ठीक है, Okay. अच्छा इसमें मैं आपको कुछ नाम बेटा बता देता हूँ। वो आप पहले नोमेनक्लेचर इसका हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा तो आपसे नहीं पूछता, सिर्फ जो हमारे रिएक्शन है ना उनके नाम आने चाहिए। ठीक है, बेंजीन का डिटेल्ड नोमेनक्लेचर कि हाउ टू गिव द नेम टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऐसे रिएक्शंस या ऐसे कंपाउंड जो जिनके रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसके नेमिंग मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जो सिंपल से बेटा वो ज़रा भी देख लें। बेंजीन के साथ अगर आप क्लोरीन लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्लोरो बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर आप NO2 ग्रुप लगाते हैं तो इसको कहते हैं जी नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर आप OH लगाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोल। अच्छा आपको मैं ये बता दूं, बेंजीन जो है ना बेटा इसका पुराना नाम था फीन। बेंजीन का पुराना नाम ओल्ड नेम क्या है, फीन है। तो ये फिनोल वहीं से निकला है फिर, क्योंकि फीन ओल्ड नेम था और उसी ओल्ड नेम के आगे इन्होंने OL लगा दिया OH ग्रुप की वजह से, तो इसको फिनोल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फिनोल। और बेटा ये है आपके पास देखें NH2। NH2 इसको बोलते हैं फिनाइल एमाइन। फिनाइल एमाइन। ठीक है, अमाइनो बेंजीन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन बेटा हमारे सिलेबस में CIs में इसको फिनाइल अमाइन का नाम ही आपने याद रखना है। वैसे अमाइनो बेंजीन भी इसको कह देते हैं, अमाइनो NH2। अच्छा फिनाइल पता है अब कहाँ से निकला, ये भी जरा देख ले बेटा। मैंने भी आपको बताया ना कि फीन जो है, फीन इज द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन। C6H6 है ना। तो अब बेटा देखिए ये क्या C6H6 है या C6H5 है, जरा रिंग के अंदर मुझे बताएं। इस कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन को रिमूव करके NH2 ग्रुप लग गया है, इसलिए ये अब C6H6 नहीं है, C6H5 है। जिस तरह याद है आप अल्केन से एल्काइल बनाते थे, इसी तरह ये बेंजीन जो था C6H6, उससे जब आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया C6H5, तो इसको अब आप क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। ठीक है, तो फिनाइल का मतलब समझ आ गया, ये कैसे बना है फिनाइल। Yes. अच्छा बेटा अब हम जो इसके रिएक्शन है ना मारूफ, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में कर लेंगे। अभी आपने सिर्फ यहाँ तक इसको देखना है, कल मैं आपको इसके रिएक्शंस कराऊंगा विद के एक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन कैसे देता है। ठीक है, Okay. ओके मारूफ, अल्लाह हाफिज। That is.